बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, इसके असल ठिकाने से मैं वाकिफ नहीं। मैं क्या बल्कि कोई भी वाकिफ नहीं। वो बहुत मोहतात और काया शख्स है, मुख्तलिफ ठिकानों पर पाया जाता है। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस वक्त कहाँ होगा। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ, इसमें जरा बराबर झूठ नहीं। मैंने इसके लहजे से अंदाजा लगाया कि इस वक्त वो द्रोहगोई से काम नहीं ले रहा था। वो ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर हमारी सफाकी और मुशाकी का ट्रेलर देख चुका था, जिसके नतीजे में अपने कदमों का नहीं रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी को किसी रिस्क की भेंट चढ़ाने की गलती नहीं कर सकता था। मैंने इसके जवाब पर यकीन करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बयान को बाद में चेक करूंगा और बयान गलत साबित होने पर तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? वो सहमी हुई नजर से मुझे देखते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, रात को यहाँ दो और अफराद भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम तारा है। वो निसब शब के बाद एक स्याह लैंड क्रूजर में बंगले से कहीं चले गए थे। तारा के साथ वो दूसरा पस्ता कामत नौजवान कौन था? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं समझ गया कोई खास बात है, इसीलिए वो जवाब देने में तामिल का इजहार कर रहा था। मैंने खूंखार लहजे में कहा, तुम्हारे जवाब से मैं तुम्हारी सच्चाई को भी परख लूंगा, क्योंकि मैं मज़कूरा नौजवान को अच्छी तरह जानता हूँ। ये झूठ मैंने इससे सच उगलवाने की खातिर बोला था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, वो फैसल साहब हैं, चौधरी नवाज़िश अली साहब के साहबजादे। कुछ दिनों से वो यहाँ मेहमान आए हुए हैं। शाकर अली के जवाब ने मेरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। वो एक बहुत ही अहम इंकशाफ कर रहा था। मलक नवाज़िश अली का सपूत छोटा चौधरी कराची में मौजूद था। गोया चौधरी नवाज़िश अली और चौधरी आबद अली की जवान औलाद आपस में टकराने वाली थी। फैसल मेरी जानब पेशकदमी न भी करता तो मैं इसे जरूर ढूंढ निकालने की कोशिश करता। अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे के तासरात से जाहिर न करते हुए मैंने शाकर अली से सराहने वाले अंदाज में कहा, तुमने सच बोलकर मेरा एतमाद हासिल कर लिया है। मैं फैसल की कराची में आमद से बखूबी आगाह हूँ। अब तुम ये भी बता दो कि फैसल और तारा स्याह लैंड क्रूजर में कहाँ गए हैं? वो दोनों गुलशन वाले बंगले पर गए हैं, इसने बताया। इनकी शव बसरी का वहीं बंदोबस्त किया गया है। मैंने पूछा, गुलशन में वो बंगला किस जगह वाक़या है? इसने बंगले का नंबर बताने के बाद लोकेशन की जो वजाहत की, इसके मुताबिक वो बंगला हसन स्क्वायर और नीपा चुरंगी के दरमियान वाक़या था। मैंने ये मालूमात अपने जहन में महफूज कर ली। वो इलाका मेरा देखा बाला था। शाकर अली ने समाजत अमेज अंदाज में कहा, मैंने अपनी जान बचाने की खातिर आपको ये मालूमात फराहम तो कर दी है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। मैंने सवालिया नजर से इसे घूरा। वो बोला, इस सिलसिले में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आप मेरी मजबूरी को समझ रहे हैं ना? तुम इस हवाले से बेफिक्र हो जाओ, मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि कहीं दूर एक मखसूस सायरन की आवाज सुनाई दी, और इस किस्म का सायरन या तो पुलिस मोबाइल से खारिज होता था या फिर किसी एम्बुलेंस से। मैंने कबीर शाह से कहा, शाह जी, रक्षी को शाकर के पास भेज दो। अब हम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकते। कबीर शाह ने गन की नाल से टहुका देकर रक्षी को बाथरूम में मुंतकिल कर दिया। शाकर ने हैरत भरी आवाज में पूछा, आप इसको मेरे पास क्यों भेज रहे हैं? ताकि रात के बाकी हिस्से को तुम यादगार बना सको। मैंने एक आंख दबाकर कहा। वो बुखला गया। मैंने इसका क्या करूंगा? तुम इसके पेशे का तकाजा पूरा करोगे? मैंने कहा, यानी अपने बॉस के पैसे पूरे करोगे? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, मैंने एक धड़ाके से बाथरूम का दरवाजा बंद करके बाहर से बुलेट कर दिया। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे से किस तरह निपटेंगे। मैंने तो सिर्फ रक्षी को इस मकसद के लिए मुकैयद किया था कि वो हमारे पीछे वहाँ कोई गंद न कर सके। मखसूस किस्म के सायरन की आवाज लम्हा बे लम्हा करीब आ रही थी। आवाज का रुख और जाविया बता रहा था कि वो गाड़ी हमारी ही सिमत में रवा दवा है। हमने एक दौड़ लगाकर बंगले की अकबी दीवार फांदी और अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुँच गए। इस मुकाम पर अंधेरे और सन्नाटे ने डेरा जमा रखा था। सामान समेत मोटरसाइकिल से महफूज थी। हमने आने वाहद में अपनी गाड़ियां स्टार्ट की और सायरन की मुखालिफ सिमत में रवाना हो गए। 1 मिनट बाद वो मखसूस आवाज हमारी समायत के दायरा कार से बाहर हो गई, गोया हम महफूज फासले पर पहुंच गए थे। मेरी शर्ट खूबा के खून से बुरी तरह आलूदा थी। हम ज्यादा देर तक सड़कें नापने का रिस्क नहीं ले सकते थे। चुनांचा जब हमें इत्मीनान हो गया कि हमारा ताकब नहीं किया जा रहा, तो हमने मोटरसाइकिल का रुख साउथ की जानब
जानब मोड़ दिया। जब हम साउथ पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। सफेदा शहर नमदार हो रहा था। इस पार्क में लगभग 2 दर्जन अफराद सहर खेजी में मसरूफ थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। मज़कूरा पार्क साउथ से वॉकिंग डिस्टेंस पर था और एक जदीद तरीन खूबसूरत मस्जिद से मुल्हक था, यानी मस्जिद पार्क ही के एक कोने में बनी हुई थी। डिफेंस सोसाइटी के अहले सरबत हजरात ने इबादत के लिए मस्जिद भी शानदार और दिलकश बनवाई थी, ताकि याद इलाही मसरूफियत के दौरान मैं भी इनका एहसास तफाखर की मंजिलों को छूता रहे। ये एक तरह से मस्बत तर्ज फिक्र था, क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आया है कि अल्लाह की राह में खर्च करने के सिलसिले में लोग सबसे ज्यादा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। बाज़ तो अच्छे खासे होते हुए भी मुफलस और नादार बन जाते हैं। इस पार्क के गिरदा गिर्द घास के मुस्ततील किते के चारों जानब जॉगिंग और वॉकिंग करने वालों के लिए एक पुख्ता ट्रैक बना हुआ था। मैं घास से उठकर जब इस ट्रैक पर आया तो इसी हसीन चेहरे के बारे में सोच रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी। मेरी याददाश्त ने पलक झपकते में मुझे बता दिया, ये चेहरा मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। फिर इसकी दिलकश मुस्कुराहट क्या मानी रखती थी। मैं इन्हीं सोचों में गलतान चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अपने अक्ब में मुझे एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी मिस्टर। मैंने पलट कर देखा तो इसी हसीन चेहरे से आंखें चार हुई। वो मुझसे 4-5 फुट की दूरी पर थी और बड़ी गहरी नजर से मेरे खालो खात को खोज रही थी। मैंने इससे मुखातब होते हुए कहा, सॉरी आपने मुझे आवाज दी है। इसने इस्बात में सर हिलाया, फिर बोली, मेरा नाम सदफ है, मैं इस सामने वाले बंगले में रहती हूँ। फिर इसने पार्क के बाहर एक बंगले की जानब इशारा करते हुए कहा, वो बंगला जिसका गेट मेहराबी शक्ल का है, इस पर नीला रंग हुआ है और हैंडल पीतल के हैं। मैंने गैर इरादी तौर पर निगाह उठाकर मज़कूरा बंगले के गेट को देखा। हैरत इस बात पर थी कि वो मुझे अपने बारे में इस तफसील से क्यों आगाह कर रही थी, जबकि मैं इसे जानता तक नहीं था। इसने मेरे चेहरे की उलझन पढ़ ली। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ख्वाह मख्वाह क्यों फ्री हो रही हूँ। वो तबस्सुम रेज अंदाज में बोली, दरअसल आपको यहाँ देखकर मुझे शदीद हैरानी हो रही है। आप तो इंडिया में थे। हैरान तो मैं पहले ही था, अब इस हैरत में कई चंद इजाफा हो गया। वो मेरी जात से इंडिया को मंसूब कर रही थी। मैं फौरन रेड अलर्ट हो गया, अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे से जाहिर न होने दिया और कदरे उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हो। अगर मेरी आंखें और याददाश्त धोखा नहीं खा रही हैं तो आपको मैंने पहले भी देखा है। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोली, इंडिया की पिंक सिटी यानी जयपुर में। जयपुर के जिक्र पर मैं चौंक उठा। पिंक सिटी के नाम से मारूफ हिंदुस्तान का ये शहर एक तवील अरसे तक मेरी अमाजगा रहा था। इसी शहर में सदफ नामी ये लड़की मुझे देखने का दावा कर रही थी। मैंने अपने जज्बात और चेहरे के तासरात को हत्तल मकदूर छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो कभी इंडिया गया ही नहीं। फिर जयपुर और पिंक सिटी में मेरे पाए जाने का क्या सवाल। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इससे पूछा, आपने वहाँ किस जगह मुझे देखा था? क्या हमारी मुलाकात भी हुई थी? अगर हुई थी तो मुझे ये क्यों याद नहीं? मैंने दानिस्ता इस किस्म का अंदाज अपनाया था कि वो मेरे चोर ख्यालात को ना समझ सके। इसने मुझे भरपूर नजर से देखते हुए वजाहत की, हमारी वहाँ मुलाकात हुई है और ना ही मैंने आपको बराह रास्त देखा। इसने बदस्तूर गहरी नजर से मेरा जायजा लेते हुए अपनी बात जारी रखी। जयपुर में मेरे मामू सरफराज खान रहते हैं, वहाँ इनका लेदर का बिजनेस है। कुछ अरसा पहले मैं इनके पास जयपुर गई हुई थी। मैंने जयपुर के अखबारात में आपकी तस्वीरें देखी थी। आपने इस शहर के पंडितों की नींदें हराम कर रखी थी। ठाकर बानूद सिंह नामी एक मुकामी ताकतवर शख्स आपकी पुष्ट पनाही कर रहा था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आपके मार्कों की खबरें जयपुर के अखबारात की जीनत बनती रही है। आपने किसी हिंदू नारी रानी रूपमती को भी अपने घर में डाल रखा था। एक मुस्लिम के हिंदू नारी से ताल्लुकात पर वहाँ के पंडित और पुजारी सख्त मुश्तिल थे। आपका नाम वजदान ही है ना? सदफ ने जो कुछ बयान किया वो मबनी बर हकीकत था, मगर मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। एक अजनबी लड़की से पहली ही मुलाकात में मैं खुल नहीं सकता था, और खास तौर पर इस सूरत में कि मैं आग और खून के दरिया से गुजर रहा था। गुज़श्ता रात वाला वाकया इस की मिसाल के लिए काफी है। मैंने कामयाब अदाकारी का मुजाहरा कर जारी रखते हुए खंकार का गला साफ किया और बड़े ठहराव से कहा, मैं फिर यही कहूँगा कि आप इस वक्त किसी सख्त किस्म की गलत फहमी या मुगालते का शिकार हो रही है। मेरा नाम वजदान नहीं बल्कि वजी है और मैं कभी इंडिया नहीं गया। मुमकिन है आपके बयान करदा वजदान की शक्ल मुझसे मिलती जुलती हो, जिसकी वजह से आप मुझे वजदान समझ रही हैं। इसने तवज्जो से मेरी बात सुनी और बेयकीनी से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोली, अगर आपकी मांग को खत्म करके चेहरे से मूंछों को हटा दिया जाए तो आप वही वजदान बन जाएंगे जिसका
मैं जिक्र कर रही हूँ। खैर, इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अपने हुलिये में मूंछों और हेयर स्टाइल की तब्दीली मैंने इम्तियाज अली के मशवरे पर की थी। सदफ का मुशाहिदा बहुत कवी था। ये तो मेरी जिद नमा फनकारी थी कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा था, वरना वो तो 100% मुझे पहचान गई थी। वजी साहब, मैंने आपको वजदान समझकर ख्वाह मुख्वाह जहमत दी। आई एम रियल वेरी सॉरी, नो मेंशन प्लीज। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसने पूछा, क्या आप यहीं करीब ही रहते हैं? नहीं, मैं कराची में नया हूँ, एक दोस्त के यहाँ मेहमान ठहरा हुआ हूँ। फिर मैंने इसे फ्लैट का एड्रेस बता दिया। मेरा दोस्त इसी फ्लैट में रहता है। 2-4 दिन बाद मैं वापस अपने शहर लाहौर चला जाऊंगा। ओह, तो आपका तल्लक लाहौर से है? वो चौंकी और मुस्कुराते हुए बताया, मेरी मामा भी लाहौर की रहने वाली हैं, पापा मुकामी है। मेरी ननियाल लाहौर में शादमान कॉलोनी में है। आप वहाँ किस जगह रहते हैं? किसी न किसी तरह खुद को इन बंदिशों से आजाद करा लिया होगा। इचरा बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। जब मैं 2 माह का था तो मेरे वालिद साहब चौधरी नवाजिश के पालतू गुंडे दारा से मुझे बचाते हुए लाहौर के कई इलाकों में रुपोश हुए थे। मौजा रखा वाली से गुलशन रावी और फिर इचरा में इनका क्याम रहा था। अज़ां बाद वो कराची आ गए, फिर एक दोस्त के तवसत से सिंगापुर चले गए थे। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर वजी। सदफ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं डागो में मेडिकल पढ़ रही हूँ, ये मेरा फाइनल ईयर है। 1 साल बाद इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मैं ग्रेजुएशन से आगे नहीं बढ़ सका। वालिद साहब का सोने का बिजनेस है, इन्हीं का हाथ बटाता हूँ। अनारकली में हमारी ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है। ये झूठ बोलते हुए मुझे दिल में सख्त अफसोस हो रहा था, लेकिन मुझे हालात और मसलहत का तकाजा निभाना भी जरूरी था, खास तौर पर इस सूरत में कि वो जयपुर में मेरे माजी की सरगर्मियों से पूरी तरह आगाह थी। मैंने सोचा बाद में कभी अगर मुलाकात का मौका मिला तो मैं इस गलत बयानी के लिए माजरत कर लूंगा। जब मैं बिस्तर पर दराज हुआ तो सदफ चुपके से मेरी सोच में दाखिल हो गई। थोड़ी देर पहले पार्क में इससे जो मुलाकात हुई थी, मैं इसके बारे में सोचने लगा। मैंने फर्ज किया कि अगर मैं इसकी बात की तस्दीक कर देता, खुद को वजदान तस्लीम कर लेता, तो इसका रद्द अमल क्या होता। और अब जब कि मैंने इसकी बात की तरदीद करते हुए खुद को वजीह साबित करने की कोशिश की थी, तो इससे वो क्या तासर लेगी। ये दोनों सवालात ऐसे थे कि मैं अपने जहन में इनका कोई हतमी जवाब तलाश नहीं कर सका। सदफ के बारे में सोचते हुए मेरा ख्याल आपो आप साहिल की जानिब परवाज कर गया। मैं गुज़श्ता रात इसके पास से बड़े जज्बाती अंदाज में रुखसत हुआ था। साहिल से बात ना हो सकी तो मेरी बेकरारी में इजाफा हो गया। तू ना सही, तेरी तस्वीर ही सही के मुसद्दाक मैंने अपने दिल को बहलाया। मैंने इसकी याद को बिछाया, ख्याल ओढ़ा और इसके तस्वर से लिपट कर खुद को नींद की देवी के हवाले कर दिया। मैंने एक भरपूर और गहरी नींद ली। जब मैं बेदार हुआ तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं कमरे से बाहर आया तो कबीर शाह पर नजर पड़ गई। वो बरामदे में एक कुर्सी पर नीम दराज था। मुझे अपनी तरफ देखकर इसने कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही उठ गए, वरना मैं सोच रहा था कि तुम्हें जगाना पड़ेगा। क्यों, कोई खास बात? मैं ये कहते हुए इसके करीब ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, सबसे अहम बात तो ये है कि खाने का वक्त है और मुझे ठीक ठाक भूख भी लग रही है। खाने के दौरान में दूसरी खास बातें भी हो जाएंगी। एक लम्हे के तवक्कुफ से इसने इजाफा किया, वैसे तुम्हारे लिए सबसे खास इतला ये है कि आज शाम 6 बजे गौरी साहब यहाँ पहुँच रहे हैं। इन्होंने वहाँ से रवाना होने से पहले फोन किया था। तुम इस वक्त सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे मैंने गौरी साहब को गुज़श्ता रात वाली कार्रवाई के बारे में बता दिया है। वो हमारी कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं। अलबत्ता मियाँ जाहिद के निकल जाने का इन्हें खासा अफसोस है। हाँ शाह जी, अफसोस तो मुझे भी है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। और मेरे तस्वर में वो तमाम मनाजर घूम के जो डिफेंस के बंगला नंबर B38 में देखने को मिले थे। शाह जी, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, B38 में हम अपने आदमी फरख खान को भी बांध कर छोड़ आए हैं। इसका पता नहीं क्या बना होगा। वो हर किस्म के हालात से निपटने का माहिर है। वो बोला, वहाँ से हमारी रवानगी के बाद फरख और दीगर मुलाजमीन ने किसी न किसी तरह खुद को इन बंदिशों से आजाद करा लिया होगा। मेरा ख्याल है कि शाकर अली की चीखों पुकार पर वो इन दोनों को बाथरूम से बाहर ले आए होंगे। कबीर शाह एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर मानी खेज अंदाज में बोला, पता नहीं शाकर अली ने अपने बॉस की पेशगी अदायगी का हक वसूल कर लिया होगा या नहीं। मैं समझ गया इसका इशारा हशर खेज बदन की मालिक कार गर्ल रक्षी की जानिब था। मैंने रक्षी को माजूर शाकर के साथ बाथरूम में बंद कर दिया था। रक्षी और इसकी दोनों साथियों नाजिश और सुरला को एडवांस पेमेंट वाला वहाँ लाया गया था। कबीर शाह के साथ मैंने वाजबी सा लंच किया। इसकी वजह से सुबह वाला तगड़ा नाश्ता थी। इस वक्त मुझे कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी। खाने के बाद चाय
चाय का दौर चला। फिर मैं कबीर शाह से आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गया। मैं साहिल के बारे में सोचने लगा। इन दिनों मिन्हास बाकर के घर में शबाना की शादी का हंगामा चल रहा था। 2 हफ्ते बाद इसकी शादी थी। मुमताज इसकी शादी में शिरकत के लिए ही नबी सर से कराची पहुंची थी। जब हमारी इससे एक रेस्टोरेंट में इत्तफाकिया मुलाकात हुई तो वो इस वक्त भी शबाना के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। ऐसा सोचते हुए मेरा ध्यान इन 2 लफंगों की तरफ चला गया जो खुद को फ्री लांसर कहलाते थे। फ्री लांसर गुंडे वकार ने मुझे बताया था कि वो दोनों महमूद लासानी के इमा पर माधुरी दीक्षित का ताकब कर रहे थे, तो मैं इस मामले को समझ नहीं सका था। फिर गुज़श्ता रात मैंने B38 में तारा की झलक देखी तो सारी बात पूरी वजाहत के साथ मेरे जहन में उतर गई। तारा मुमताज की जानिब से बहुत उधार खाए बैठा था। वो इसका खोज निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुमताज की मजबूत गवाही पर ही वो और इसका जोड़ीदार वडेरा अकबर सोमरो पुलिस की तहवील में गए थे। तारा को कराची में देखकर मुझे हैरत हुई थी क्योंकि इनका जुर्म ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी छूट जाते। बहरहाल यहाँ की पुलिस और कानून के चमत्कार में कदम कदम पर देख रहा था। तारा का ख्याल आते ही मैं बेचैन हो गया। गुज़श्ता रात मैंने ड्राइंग रूम में बैठे हुए गेट खुलने की आवाज सुनी। इसी वक्त मिन्हास बाकर ने कहा, लगता है वो वापस आ गई। हम बे-इख्तियार ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे में आ गए। इसी लम्हे क्रीम कलर टोयोटा करोला बंगले में दाखिल हुई। ये गाड़ी शबाना के इस्तेमाल में रहती थी और इस वक्त भी वो इसी के इस्तेमाल में थी, यानी वो गाड़ी में अकेली ही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मिन्हास बाकर परेशानी से आगे बढ़ा। इतनी देर में गाड़ी पोर्च में आकर रुक चुकी थी और शबाना बड़े तशवीशनाक अंदाज में इससे बरामद हो रही थी। मिन्हास बाकर ने इज़तरारी लहजे में दरियाफ्त किया, क्या हुआ शबाना, वो दोनों कहाँ हैं? डैडी अंदर चलें, शबाना ने रूहानसी आवाज में कहा। गजब हो गया डैडी। हम इसके पीछे चलते हुए अंदर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद शबाना ने मुझसे मुखातब होते हुए कहा, मिस्टर वजदान, तुमने पहले मुमताज को डाकुओं के चुंगल से छुड़ाया था, एक मर्तबा फिर वही वक्त आन पड़ा है। इस बार तुमने एक नहीं 2 लड़कियों को वापस लाना है, जिनमें एक तुम्हारी साथी साहिल भी है। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मुस्तरब लहजे में बोला, सुकून से बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम इन दोनों को कहाँ छोड़ आई हो? मैंने इन्हें कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि वो मुझसे छीन ली गई हैं। वो गुलूगेर आवाज में बोली। फिर इसके आंसू निकल आए। मिन्हाज बाकर ने एक ऊंची क्वालिटी के डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम लिया और कहा, बेटी 1 बजे तो तुम वहाँ शॉपिंग कर रही थी, इसके बाद कहाँ चली गई थी? वो नामनाक आवाज में बताने लगी, क्लिफ्टन की मार्केट से हम तारक रोड की तरफ निकल गए थे, वहाँ कुछ देर शॉपिंग करते रहे, फिर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम बहादुराबाद चले गए। वहाँ भी चंद काबिले जिक्र बैनुल अक़वामी मयार के स्टोर खुले हैं, बस वहीं ये हादसा पेश आ गया। मेरे इस्तफसार पर शबाना ने बताया कि वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ ही रही थी कि वो डाटा पोश अफराद ने इन्हें गन पॉइंट पर रख लिया। इनके हाथों में खौफनाक नाल वाली क्लाशनकोव्स थी, जिनका रुख गाड़ी की अकबी निशिस्त की तरफ था, जहाँ साहिल और मुमताज बैठी थी। एक गन बरदार ने इन्हें फौरन गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। मैंने मुजाहमत करना चाहिए तो एक ने मुझे गलीज गाली देते हुए फुंकार कर कहा, चुपचाप बैठी रहो, खुदा का शुक्र अदा करो कि हम तुम्हें जिंदा सलामत छोड़कर जा रहे हैं, वरना तारा के दुश्मनों को पनाह देने वालों की भी हम हकीर चियोंटियों की तरह मसल दिया करते हैं। तारा के नाम ने मेरे जहन में खलबली मचा दी। मैंने इज़्तिराब की इंतहा को छूते हुए कहा, क्या उन्होंने वाकई तारा का नाम लिया था? मुझे अपनी समात पर पूरा भरोसा है, वो तयक्कन से बोली। फिर कहा, वजदान, क्या ये वही तारा तो नहीं जिसे मुमताज के वालिद ने पुलिस के हवाले किया था? बिल्कुल वही है, मैंने दांत कचकचाते हुए कहा। रात जिन 2 मोटरसाइकिल सवारों ने तुम्हारा ताक़ब किया था, वो ताक़ब इन्हीं के हरकारे थे। वो खबीस खसलत मुमताज की तलाश में ही कराची आया है और इस रात वो मुमताज की क़यामगाह से बारे में मालूम करना चाहता था। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? वो मेरे अपने ज़राए हैं मालूमात हासिल करने के, मैंने कहा। मिन्हाज ने पूछा, मिस्टर वजदान, जब तुम्हें इतनी अहम बातें मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अपने दोस्त काजी सुल्तान को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसके अंदाज अचानक ही बरहमी उतर आई। मैंने इसकी नाराजगी का बुरा मनाए बगैर कहा, अंकल, पहली बात तो ये कि ये मालूमात मुझे आज ही सुबह हासिल हुई हैं। मैंने दानिस्ता इससे ये छोटा सा झूठ बोला था। और दूसरी बात ये कि आप मुमताज के सिलसिले में बिल्कुल परेशान ना हो। मुमताज के साथ साथ मेरी अजीज तरीन हस्ती भी अगवा हुई है। मैं इन दोनों की तलाश के लिए अपनी हस्ती दाव पर लगा दूंगा। तारा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। फिर मैं शबाना की तरफ मतवज्जो हो गया। तुम तारा के भेजे हुए डाटा पोश अगवा कनिंदगान के बारे में बता रही थी। इसने बताया मुझे खामोश रहने की धमकी देने के बाद
इन्होंने मुमताज और साहिल को गन पॉइंट पर गाड़ी से नीचे उतार लिया। फिर बड़ी तेजी से वो इन्हें मेरी गाड़ी के आगे खड़ी स्याह लैंड क्रूजर में बिठाकर वहाँ से रवाना हो गए। लैंड क्रूजर के तमाम शीशे स्याह थे, मैं देख नहीं सकी जीप में और कौन मौजूद था। विंड स्क्रीन इस जाविये से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। स्याह लैंड क्रूजर ने तारा पर मेरा शक और पुख्ता कर दिया। वो गुज़श्ता रात एक स्याह लैंड क्रूजर ही में फैसल के साथ B38 से रवाना हुआ था। इनकी मंजिल शाकर अली की जुबानी मुझे गुलशन इकबाल का एक बंगला मालूम हुई थी। मियाँ तुमने दुनिया देखी होगी लेकिन पाकिस्तान को पहली मर्तबा देख रहे हो। मिनहाज बाकर ने गहरी संजीदगी से कहा, यहाँ दिन दाड़े और रात पिछाड़े में कोई फर्क नहीं। यहाँ का कानून और जुराइम की नोयत बहुत अनोखी और निराली है। फिर वो टेलीफोन की तरफ बढ़ गया और निहायत ही तहम्मुल के साथ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से राब्ते करने लगा। इसके अंदाज का ये ठहराव शायद इसलिए भी था कि इसकी अपनी बेटी बखैरियत वापस घर पहुँच गई थी, या मुमकिन है वो हर किस्म के क्राइसिस में इसी सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करता हो। लेकिन मैं इस जैसा नहीं हो सकता। साहिल के अगवा का सुनते ही मेरे तन बदन में चिंगारियां सी भर गई थी। मुझे अपना वजूद बुनता हुआ महसूस हो रहा था। मैं इत्मीनान से बैठकर टेलीफोनिक राब्तों के असरात और नताइज का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं जा रहा हूँ अंकल, मैंने खड़े होते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। तुम जा कहाँ रहे हो? इसने तज्जब से पूछा। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, मैंने गोल मोल जवाब दिया और इसकी बात सुने बगैर बंगले से बाहर निकल आया। ये सवाल और जवाब का वक्त नहीं था। मैं वहाँ बैठकर मिनहाज बाकर से तवील मुनाजरा करता। अमल के इस वक्त का एक लम्हा जाया करना भी मेरे नजदीक गुनाह कबीरा से कम नहीं था। वो बंगला नीपा चुरंगी और हसन स्क्वायर के दरमियान पोश इलाके में वाक़या था। मैं आंधी और तूफान की रफ्तार से शराड को दौड़ाते हुए यहाँ पहुँचा। अगर मेरे पास कोई हवाई सवारी होती तो मैं बिला दरेग इसका इस्तेमाल करता। साहिल के अगवा ने मुझे वहशत में मुब्तला कर दिया था। मैं इस वक्त खुद को जुनूनी कैफियत में महसूस कर रहा था। गाड़ी को मैंने बंगले के सामने सड़क के किनारे रोका और गेट के पहलू में नस्ब इतलाई घंटी पर उंगली रख दी। थोड़ी देर बाद एक बावर्दी गार्ड ने गेट के पेट में बने हुए एक बच्चा गेट को खोलकर बाहर झांका और सवालिया नजर से मुझे देखते हुए पूछा, क्या बात है? वो यकीनन सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने बिफरे हुए लहजे में कहा, बात बहुत खतरनाक है। किससे मिलने आए हो? इसके तेवर भी बदल गए। मैंने कहा, सैफुल्ला सियाल से। मैंने घंटी बजाने की कबल नेम प्लेट को बेगौर पढ़ लिया था। वहाँ किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला सियाल का नाम लिखा था। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, सियाल साहब अपनी फैमिली के साथ यूरोप के तफरीही दौरे पर गए हुए हैं। तुम कौन हो और इनसे क्यों मिलना चाहते हो? मैंने सिक्योरिटी गार्ड के सवालात के जवाब में जुबान को जहमत देने की जरूरत महसूस न की और अमली मुजाहरा करते हुए एक जोरदार फ्रंट की इसके चेहरे पर रसीद कर दी। इसका ऊपरी दाढ़ गेट से बाहर था और दोनों हाथ बच्चा गेट के पट पर टिके हुए थे। मेरे इस अचानक और गैर मुतवक्को हमले के नतीजे में वो हलक से एक चीख बरामद करते हुए बंगले के अंदरूनी हिस्से में पुख्ता फर्श पर गिरा। इसी असना में मैंने बंगले के अंदर दाखिल होकर छोटा गेट अंदर से बंद कर दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से करा उठा। मैंने खूंखार लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बाप हूँ और सियाल एंड कंपनी से एक पुराना हिसाब बेबाक करने आया हूँ। आप बताओ, तुमने इनके बारे में कितने फीसद सच बोला है? मैंने इस सिलसिले में कोई झूठ नहीं बोला। वो अपनी गन की तरफ रेंगते हुए बोला, वो लोग वाकई मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मैंने इसके हाथ पांव की हरकत को नजर में रखते हुए सवाल किया, इस वक्त बंगले में और कौन कौन है? मेरे अलावा 2 मुलाजिम हैं। और इसने बताया। बात खत्म करते ही इसकी चीख निकल गई। मैंने गन की जानिब बढ़ते हुए इसके हाथ को पूरी तरह कुचल दिया था। इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसको वाच कर रहा हूँ। उठकर शराफत से खड़े हो जाओ, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। इसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने इसे हैंड्स अप करवा के इसकी तलाशी ली। इस गन के सिवा इसके पास और कोई असलहा नहीं था। इसी वक्त बंगले के अंदरूनी हिस्से से किसी ने पूछा, क्या हुआ खाबर? तुम चीखे क्यों हो? इससे कबल के खाबर नामी वो सिक्योरिटी गार्ड इस सवाल का जवाब देता। मैंने अकब से अपना एक बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हमायल कर दिया और हाथ से गर्दन पर पाई जाने वाली एक मखसूस रग को दबाकर गार्ड को अंटा गफील कर दिया। मैं इस काम से फारग हुआ ही था कि वो शख्स बंगले के अंदर से निकलकर मेरे सामने आ गया, जिसने थोड़ी देर पहले खाबर को पुकार कर इसका हाल दरियाफ्त किया था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो चौंका। इसी लम्हे इसने फर्श पर पड़े बेसुध सिक्योरिटी गार्ड को भी देख लिया। इसकी आंखों में हैरत और वहशत उभर आई। फिर अचानक इसने एक अजीब हरकत की। मैं तवक्को कर रहा था कि वो मुझसे मुखातब होगा या फिर मेरी तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसने अल्लाह के बंदे ने नजीब नजीब पुकारते हुए बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ लगा दी। जवाबन मैं भी इसके ताक़ब में लपक पड़ा। इसकी पुकार से मुझे अंदाजा हुआ कि वो नजीब नामी
आदमी अपने साथी को हालात हाजरा से आगाह करना चाह रहा था। गार्ड ने बंगले में 2 मुलाजमीन की मौजूदगी जाहिर की थी। मेरी इतलात के मुताबिक तारा और चौधरी नवाजिश अली का बेटा फैसल गुज़श्ता रात इस बंगले पर पहुंचे थे। बंगले के बाहर नस्ब नीम प्लेट मुझे उलझा रही थी और इस उलझन को नजीब और इसका साथी ही सुलझा सकते थे। मैंने इस मफरूर को एक कमरे के दरवाजे के सामने जा लिया। इसका हाथ दस्तक के लिए दरवाजे की जानब उठ ही रहा था कि मैंने इसे एक जोरदार धक्का दिया। वो दरवाजे से 5 फुट दूर जा गिरा। वो शाम से पहले का वक्त था, मगर मुझ पर एक वहशत सवार थी और मैं हर मसलहत हर एहतियात को बलाए ताक रखकर अपनी कार्रवाई में मसरूफ हो गया। मेरा धक्का खाने वाला अपनी कोशिशों में तो कामयाब न हो सका। अलबत्ता वो जमीन पर गिरने से कबल तेज चीखती हुई आवाज में अपने साथी नजीब को पुकार चुका था। इसकी पुकार ने रंग दिखाया और कमरे के अंदर से एक बोझल आवाज बरामद हुई। मुश्ताक, तुम हलक फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? इस दौरान में मुश्ताक नामी वो शख्स जमीन से उठ चुका था। मैंने इसे बालों से दबोचा और घसीट कर दरवाजे की तरफ लाते हुए इसके कान में सरगोशी की। अपने साथी से कहो इसका बाप इसे मिलने आया, लिहाजा दरवाजा खोलने से पहले अच्छी तरह सोच ले कि वो किस पोजीशन में है। मुश्ताक के लम्हाती रवैये ने मुझे बावर करा दिया था कि वो लड़ाई बड़ाई से दूर रहने वाला एक आम घरेलू मुलाजम है, वरना वो इतनी आसानी से मेरे काबू में न आता। इसने मेरे अहकाम की तामील की तो एक झटके से वो दरवाजा खुल गया। मेरे सामने एक तवील कामत तनुमंद बॉडी बिल्डर खड़ा था। इसका कद 6.5 फुट से कम नहीं था और इसके बॉडी बिल्डर होने का अंदाजा मुझे यूं हुआ कि इसने सिर्फ जीन्स पहन रखी थी। इसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खुला था और चेहरे पर फूल मार का सेहतमंद मूंछें अजीब सी लग रही थी। मैंने एक लम्हे में इसका एक्सरे कर लिया। हमारी निगाहें मिली। मैंने इसकी आंखों में हैरत उभरते देखी और इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मैंने मुश्ताक को एक धक्के से इसकी जान फेंक दिया। वो दोनों एक दूसरे को लेते हुए कमरे के फर्श पर ढेर हो गए। इसी लम्हे वॉशरूम के अंदर से एक नस्वानी चीख सुनाई दी। मुझे ये समझने में देर न लगी कि नजीब अपनी जुज़वी बरहने की तवस्सुत से वहाँ क्या गुल खिला रहा था। सेंटर मेज पर खुली हुई बोतल और इसके गिर्द रखे जाम भी इस कार फरमाई की तस्दीक कर रहे थे। जितनी देर में मैं दरवाजे को अंदर से बुलेट करता नजीब उठकर खड़ा हो चुका था। इसने हकारत से मुझे देखा और आतिशी लहजे में बोला, तुम कौन हो और बंगले के अंदर किस तरह दाखिल हुए? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दरवाजा खुलने से कबल मुश्ताक ने दे दिया था। मैंने इस पर नजर रखते हुए कहा, दूसरे सवाल का जवाब तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड देगा। इसने सिक्योरिटी गार्ड के जिक्र पर मुश्ताक को देखा जो सहमा हुआ एक कोने में खड़ा था। इसने इशारे से बताया कि मैंने खावर को लंबा लिटा दिया है। ये सुनते ही नजीब ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चौंके पहले से मोहतात था, इसलिए मैंने इसका वार खाली कर दिया। वो अपनी पहली ही कोशिश में झुंझला गया और स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। इसकी इस हरकत से मुझे खुशी हुई। मैं भी जवाबन टी स्टांस में आ गया। मैं फ्रंट फुट बैक फुट की लोकेशन पर 90 दर्जे का जाविया बनाकर स्टांस को टी की शक्ल देता है। तंग जगह पर फाइट के लिए टी स्टांस बहुत कारआमद साबित होता है। नजीब ने हमले में पहल की। फ्रंट स्टेप के साथ इसका पंच मेरे चेहरे की जानब आया। मैंने नेक जर्क से अपने चेहरे का दिफा किया। इसी लम्हे इसने दूसरा पंच आजमाया जो मेरे शाने पर लगा। मैं 2 कदम पीछे हटकर अपने मजरूब कंधे को एक दायरे की शक्ल में हरकत देने लगा। नजीब के पंच में बला की कुव्वत थी। इसने इस कुव्वत के असूल के लिए काफी मेहनत की होगी। वो होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, नजीब के दुश्मन अपने कदमों पर चलकर इस तक रसाई तो हासिल कर लेते हैं, मगर जाते वो दूसरों के कंधों पर है। मैं तुम्हारे हाथ पांव की हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। बात खत्म करते ही इसने मुझे एक राउंड हाउस किक मारी। मैं एक स्टेप पीछे हटा। इसने दूसरी राउंड हाउस चलाई। इसी लम्हे मैंने बिजली की सी सूरत के साथ एक वहील किक इसके जबड़े पर रसीद कर दी। वो दोनों हाथों से चेहरे को थामते हुए कराहा और लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, मैं किसी नजीब वजीब का दुश्मन नहीं बल्कि तारा की तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरी इस तलाश के रास्ते में जो भी आएगा मेरे दुश्मनों में शुमार होगा। बताओ वो शैतान का चेला कहाँ छुपा है? तारा के जिक्र पर इसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा और जल्दी से बोला, यहाँ कोई तारा नहीं रहता। तुम किसी गलत फहमी की बिना पर यहाँ आ गए हो। मुझे गलत फहमी नहीं हो सकती, मैंने शोलाबर लहजे में कहा। वो नुतफा ना तस्दीक अपने बेबे के यार फैसल के साथ रात को यहाँ आया था काली लैंड क्रूजर में। मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है, तुम मुझे बहलाने की कोशिश ना करो। इसने कोई जवाब देने की बजाय मुझ पर छलांग लगा दी। मैं बैक फ्लैग लगाते हुए 6 फुट दूर चला गया। नजीब सीधा जाकर मुश्ताक से टकराया और झुंझलाहट में इसके सर को पकड़कर दीवार से टकरा दिया। मुश्ताक एक खौफनाक आवाज निकालते हुए जमीन बोस हो गया। मैं वसूख से नहीं कह सकता था कि वो यौम हशर
असर से पहले उठ भी सकेगा। नजीब के एक ही पंच ने मुझे इसकी सांड ऐसी ताकत से रोशनास करा दिया था। वॉशरूम के अंदर से नजर न आने वाले ने नजीब से पूछा, डार्लिंग तुम कमरे में किससे उलझ रहे हो? ये कौन शख्स तुम्हें धमकियां दे रहा है एक बदबख्त। नजीब ने यह कहते हुए दोबारा मुझ पर छलांग लगा दी। इस मर्तबा इसके हाथ सीधे मेरी गर्दन पर आए। वो इस सुनहरी मौका से फायदा उठाते हुए मेरा गला दबाने लगा। मुझे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। वो अपने हाथों की गिरफ्त से मेरा गला तो दबा ही रहा था, इसके साथ ही वो मुझे उठाकर फर्श से बुलंद भी करता जा रहा था। इसे अपने कद और ताकत का एडवांटेज हासिल था। मैंने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर जमाए और टांगों को रोल करते हुए एक जर्क डबल फ्रंट फ्लाइंग किक इसके पेट पर रसीद कर दी। मेरी गर्दन पर से इसके हाथों की गिरफ्त छूट गई और वो किसी तूफान के मानंद बाथरूम के दरवाजे से जा टकराया। ये टकराव इतना शदीद था कि बाथरूम का दरवाजा कब्जों से निकल गया। 24 फुट अंदर मौजूद वजूदे जान से जा टकराया, जिसके नतीजे में एक सुरीली मगर वहशतज़दा चीख सुनने को मिली। मेरी निगाह ने इस करबनाक आवाज का ताक़ुब किया और बाथरूम के अंदर इसके माखज मखरज तक जा पहुंची। एक औस शक्ल की लड़की बदन पर तौलिया लपेटे बाथरूम के फर्श से उठने की कोशिश कर रही थी और इस मुस्तरब कोशिश में वो तौलिया इसके बदन पर से बार बार फिसल रहा था। वो 22-23 साल की बड़े बड़े जिस्म की लड़की थी। सूरत की कमी को इसके बदन ने पूरा कर दिया था। इस पर ज्यादा देर तक नजर जमाए रखना आसान काम नहीं था। लड़की से पहले नजीब संभल गया और एक धक्के से इसे पीछे हटाते हुए वो बाथरूम से बाहर आ गया। मैं पूरी तरह इसकी जानिब मतवज्जो हो गया। मार खाने के बाद इसने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया और वहशियाना अंदाज में मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं इसके फाइटिंग स्टाइल से समझ गया था कि वो सेम कॉम्बिनेशन का आदी था, यानी यके बाद दीगरे वो अपने हाथ और पाँव के अटैक को दोहराता था। लेफ्ट राउंड हाउस के बाद राइट राउंड हाउस और राइट पंच के बाद लेफ्ट पंच। इस मर्तबा इसने मुझे बैक किक मारी। मैंने जहन में कैलकुलेट किया, लेफ्ट बैक बाद वो राइट बैक मारेगा। चुनांचे इसके अमल से पहले ही मैंने इसकी पुश्त पर फ्रंट थ्रस्ट किक जड़ दी। इस किक में बेपनाह पुश शामिल था। वो किसी मेल ट्रेन के इंजन की तरह रवाना हुआ और कमरे की दूसरी दीवार से जा टकराया। इसकी जगह अगर कोई आम जुस्से का फाइटर होता तो वो कमर पकड़कर बैठ जाता, लेकिन वो किसी गैंडे से कम नहीं था। दीवार से टकराव के नतीजे में वो कैरम के स्ट्राइकर के मानिंद वापस पलटा और जंगली भैंसे की तरह फुंकारता हुआ मेरी जानब आया। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मेरे नजदीक आकर एक लम्हे को रुका, फिर इसने एक लोअर किक मारी। मैंने एक कदम पीछे हटाया। इसने अचानक राउंड हाउस उठा दी। मैं एक कदम आगे आया। नतीजे में इसकी किक मेरे कंधे पर होल्ड होकर रह गई। मैंने इसकी रान पर दोनों हाथों का पुश आजमाया। वो पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। इस मर्तबा इसे उठने में चंद सेकंड लगे। इस दौरान में बाथरूम वाली लड़की मुनासिब लिबास पहनकर बाहर आ गई। ताहम वो इस अफरा तफरी से बुरी तरह खौफजदा थी। मैंने गुर्राते हुए इसे हुक्म दिया, एक तरफ आराम से खामोश होकर बैठ जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले इस सूरमा से निपट लूं। इसने बड़ी फरमाबरदारी से मेरे हुक्म की तामील की। मैं नजीब की जानिब मतवज्जो हो गया। इसने मेज पर से पीतल का एक गुलदान उठा लिया और हमला आवर होने वाले अंदाज में मुझ पर झपटा। मैं पलक झपकते में जमीन पर बैठ गया। वो अपनी जोंक में आगे को झुक गया। इस झुका हुआ बदन मेरे सर के ऊपर था। मैंने इसकी जीन्स के बेल्ट में हाथ डाला। दूसरा हाथ मैंने इसकी बगल में दिया और किसी अव्वल दर्जे के वेट लिफ्टर की तरह एक झटके से उठाकर इसे सर से बुलंद कर दिया। वो फजा में हाथ पांव चलाने लगा और मुझे मुगल्लजात में तोलने लगा। मैंने इसे पंखे की पंखड़ियों की तरह गोल घुमाना शुरू कर दिया। मुझे गालियां देते हुए इसने एक जनाना हरकत की। अपने सर को झुकाकर इसने बगल में मौजूद मेरे हाथ की कलाई पर दांत जमा दिए। तकलीफ की शिद्दत एक लहर बनकर मेरे वजूद में तैर गई। मैंने इस कम ज़रफ को सेंटर टेबल पर पटक दिया। शनाके की एक तेज आवाज के साथ गुलाब ग्लास टॉप टेबल चकनाचूर हो गई। इस पर रखे जाम मीना भी किरचियों में बदल गए। नजीब टेबल के फ्रेम में किसी घायल तस्वीर की मानिंद फिट हो गया। शीशे के तेज और नुकीले टुकड़े इसके बरहना वजूद में दर्जनों की तादाद में पेवस्त हो गए। जिस्म का ज़ेरी हिस्सा महफूज नहीं रहा था। सबसे ज्यादा क़यामत इसके चेहरे पर गुजरी थी। मुतअद्दिद मुकामात से खून रिसना शुरू हो गया। मैंने चंद लम्हे नजीब के उठने का इंतजार किया, लेकिन मेरा ये इंतजार बेसूद साबित हुआ। वो जिंदा था मगर हिम्मत और हौसला हार बैठा था। किसी फाइटर और जंगजू के पास सबसे कीमती सरमाया इसकी हिम्मत और हौसला ही होता है। अगर वो ये भी हार बैठे तो फिर जिस्मानी ताकत, असलहा और फाइटिंग टेक्निक सब बेकार साबित होती है। मैंने उखड़ी उखड़ी सांस लेते हुए नजीब को मेज के दाती फ्रेम से खींचकर बाहर निकाला और फर्श के कालीन पर चारों शाने चित डालकर इसके सीने पर सवार हो गया।
फिर मेरा हाथ अपनी पिंडली की जानब रेंग गया, जहाँ चर्मी केस में 8 इंच तवील फल वाला एक कातल खंजर हमेशा मौजूद रहता था। ये इम्तियाज की निशानी थी, इसकी एक याद थी। मैंने खंजर को बरहना करके नजीब की आंखों के सामने लहराया और गुर्रा कर कहा, तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान हायल फासले को इस खंजर की धार के नीचे जगह मिली है। अब तुम्हें फैसला करना होगा, सच बोलकर जिंदा रहना है या झूठ बोलकर जिंदगी को अलविदा करना है। मेरे लहजे में दुनिया जहान की सफाकी सिमट आई थी। मैंने इसके चेहरे के रंग में एक वाज़ेह तब्दीली आते देखी। इस तब्दीली में खौफ और सरासीमगी की आमेजिश थी। इसके बदन में हल्की सी जुम्बश हुई, ताहम वो जुबान से कुछ नहीं बोला। मैंने खंजर की नोक को इसके नरखरे पर चुभोते हुए कहा, तारा और फैसल कहाँ हैं? अब तक की कार्रवाई से मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो दोनों इस बंगले में मौजूद नहीं थे। खरखराहट से मुशाबा इसकी आवाज मेरी समात से टकराई। मैं किसी फैसल और तारा को नहीं जानता। मैं तुम्हारी माँ के कसम है, वो मैं दाड़ा। क्या तुम अपने 2 अदद वालिद साहिबान को जानने से इनकारी हो? इसके साथ ही मैंने खंजर की नोक पर दबाव बढ़ा दिया। वो तिलमिलाकर रह गया, तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया, मैंने पुकार कर कहा। मेरी 2 साथियों को आज 3 बजे अगवा किया है इन्होंने। 2 साथियों को। इसकी उलझी हुई आवाज के साथ ही चेहरे पर हैरत भी नमूदार हुई। मगर वो तो एक लड़की। अचानक इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जुमला अधूरा छोड़कर वो अतवाहश नजर से मुझे तकने लगा। इसका ये एहसास और एहतियात बाद अज वक्त वाली थी। मैं इसकी गलती पकड़ चुका था। कोई चोर जब रंगे हाथों पकड़ा जाए तो इससे इकबाले जुर्म करवाना आसान हो जाता है। वो तो रंगी जुबान मेरी गिरफ्त में आ गया था। मैंने खंजर पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, खामोश क्यों हो गए? यही कहना चाह रहे थे ना कि वो तो एक लड़की को अगवा करने गए थे, वही मधुरी डिक्शट की सूरत वाली। मेरे सवालात में बहुत फोर्स थी और आखिरी जुमला मैंने अपने अंदाजे की बिना पर अदा किया था। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो तामल करते हुए बोला, तुम कौन हो? पहले मेरे सवालात के जवाब दो, मैंने वहशत भरे लहजे में कहा। इसे यकीन हो गया कि आज गुलू खलासी मुमकिन नहीं। मैं अपने सवालात के जवाब लेकर रहूंगा। अगर वो जवाब नहीं देगा तो इसके बदले इसे जान देना होगी। तुम मेरे गर्दन से खंजर हटाओ तो मैं कुछ बोलूं भी। वो झुंझलाकर बोला। मैंने सख्ती से कहा, खंजर की नोक तुम्हारे हलक में पेवस्त नहीं। तुम इसी हालत में बोलोगे, वरना इस खंजर की धार वो फासला मिटा देगी जो तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान वाक़या है और सैंड बाज के चैम्बर की तरह रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है, हमेशा के लिए खत्म हो जाने के लिए। मेरी सफाकी साबित कदमी और वहशत को देखकर वो तावन करने पर आमादा हो गया। इसे पूरा यकीन था कि मैं हस्बे मंशा जवाब नहीं पाकर इसकी जिंदगी का चिराग गुल करने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगा। मैंने खंजर पर दबाव कदरे कम करते हुए पूछा, तारा और फैसल कहाँ हैं? वो यहाँ से आज दोपहर को चले गए थे। इसने रुक रुक कर बताया। अभी तक वापस नहीं आए। कब वापस आएंगे? मैंने इसरारी अंदाज में कहा। वो अब यहाँ नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? वो तामल करते हुए बोला, कश्मीर रोड वाले बंगले पर जाएंगे। ये बंगला कश्मीर रोड पर किस जगह वाक़या है? मैंने पूछा। मुझे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के रेफरेंस से लोकेशन बताओ। वो बंगले का नंबर बताने के बाद इसकी लोकेशन की वजाहत करने लगा। मैंने ये जरूरी मालूमात अपने जहन में नक्श की और नजीब से पूछा, तुम कुछ बता रहे थे, वो दोनों एक लड़की को अगवा करने गए थे। हाँ, इनका प्रोग्राम तो यही था। वो इस बात में सर को नाकाम जुम्बश देते हुए बोला, वो अंदरूने सिंध से आई हुई मुमताज नामी एक लड़की को अगवा करने गए थे, जिसकी शक्ल किसी इंडियन अदाकारा से खासी हद तक मिलती जुलती है। मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। तारा साहिल की यहाँ मौजूदगी से अगर वाकिफ था भी तो वो इसके ठिकाने से आगाह नहीं था। वो मुमताज के ताक़ब में यहाँ तक पहुँचा था और इसी को अगवा करने का प्रोग्राम भी बनाया था, मगर बदकिस्मती से साहिल भी इस लपेटे में आ गई। मैंने अपने दिल में एक टेस्ट सी उठती महसूस की और नजीब से पूछा, कश्मीर रोड वाला ये बंगला जिसका तुमने एड्रेस मुझे समझाया है, किसकी मिल्कियत है? मियाँ जाहिद हुसैन, इसने जवाब दिया। दरअसल पहले प्रोग्राम कुछ और था, मियाँ जी के फोन ने सारी गड़बड़ कर दी। क्या कहना चाहते हो? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसने कहा, इब्तदाई प्रोग्राम के मुताबिक तारा ने अगवा करके मुमताज को डिफेंस के एक बंगले B38 में पहुंचाना था, लेकिन आज सुबह 4 बजे मियाँ जी का फोन आ गया कि मज़कूरा बंगले के हालात दगरगू हैं, लिहाजा लड़की को कश्मीर रोड वाले बंगले पर पहुंचाया जाए। मियाँ जी खुद भी इसी बंगले पर जा रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है तारा एंड कंपनी कश्मीर रोड वाले बंगले पर ही गए होंगे? वो मियाँ जी के हुक्म से इनकार कैसे कर सकते हैं? और तुम्हारा अपना बारे में क्या ख्याल है? मैं भी इन्हीं का वफादार हूँ। इस वक्त तुम खूब वफादारी निभा रहे हो, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। वो खज्जल सा होकर बोला, मजबूरी की बात दूसरी है, जान बचाने के लिए हराम भी हलाल हो जाता है। ठीक कह रहे हो, मजबूरी की दूसरी बात होती है। मैं भी इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, इसलिए
लिए तुमसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ। वो सहमी हुई नजर से मुझे तकने लगा, फिर बोला, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।